मैं मोहम्मद शमशाद अली, आदर्श कोचिंग जगदीशपुर। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 11th क्लास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 1 समुच्चय के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। इसके पहले मैं बता दूँ कि आदर्श कोचिंग सेंटर 11th क्लास का न्यू बैच 15 जुलाई 2021 को सुबह 10 बजे से शुरू करने वाला है। इसमें जो भी बच्चे अभी कहीं ट्यूशन नहीं पकड़े हैं वो 15 जुलाई सुबह 10 बजे यहाँ आए। आज मैं आपको समुच्चय के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। समुच्चय जो है उसको इंग्लिश में सेट कहते हैं। पहला सवाल ये है कि समुच्चय या सेट क्या चीज़ है। तो समुच्चय कहते हैं संग्रह करना, कोई भी चीज़ को इकट्ठा करना। जैसे हम कोई सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमको बहुत सारे सामान इकट्ठा करना पड़ता है, तब मकान का निर्माण शुरू होता है। अब जैसे ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी, छड़ इत्यादि बहुत सामान को इकट्ठा करना पड़ता है। तो जो हम 5-6 सामान नाम लिए हैं, इन सभी सामान को इकट्ठा कर लिए तो हम एक समुच्चय बना लिए। किसका समुच्चय बना लिए? तो घर निर्माण के सामग्री जो हम इकट्ठा किए हैं, ये सामग्री घर बनाने में काम आएगा। तो घर बनाने वाले सामग्री का समुच्चय। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फलों का समुच्चय, यानी कुछ फल हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो कुछ फल इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम 5 फल का एग्जाम्पल दिए हैं, सेब, संतरा, आम, अमरूद, केला। तो ये फल को संग्रह किए हैं, यानी ये फल का समुच्चय है। यानी संग्रह करना को ही समुच्चय कहते हैं। संग्रह कर लिए यानी हम एक समुच्चय का निर्माण कर लिए। अब समुच्चय में 1-2 बात और हमको बता दें कि ये जो आप फलों का समुच्चय यानी फल का संग्रह किए हैं, ये संग्रह समुच्चय है। तो आप जो संग्रह किए हैं इसमें 5 नाम बताए हैं। तो समुच्चय के अंदर ये सभी अवयव हैं, यानी ये जो फलों का समुच्चय है उसके अंतर्गत 5 फल हैं। ये सब क्या है? अवयव है। ये फल 5 ही नहीं रहेगा, 10 भी लिख सकते हैं, 20 भी लिख सकते हैं, 2 भी फल का नाम लिख सकते हैं, 1 भी फल का नाम लिख सकते हैं। जैसे एक फल को संग्रह नहीं कहेंगे, लेकिन आप 2 फल इकट्ठा कर लिए, 4 फल इकट्ठा कर लिए, 10 फल इकट्ठा कर लिए, 20 फल इकट्ठा कर लिए। समुच्चय के अंदर यानी कि ये अवयव है, ये अवयव की संख्या कुछ भी हो सकता है, इसका कोई गणना नहीं किया जा सकता है। अनेक भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो समुच्चय जो है इसका एक शर्त है कि समुच्चय को मंझला कोष्ठ के अंदर रखते हैं, यानी इस तरह का एक कोष्ठ बना लेते हैं, इधर इस तरह का कोष्ठ बना लेते हैं, और समुच्चय को जब भी रखते हैं मंझला कोष्ठ के अंतर्गत ही रखते हैं। अब जैसे हम आपको बोले कि समुच्चय बनाए, बहुत सारा समुच्चय बनाया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास का एक समुच्चय बनाइए। तो यहाँ पर आप सभी उपन्यास का नाम लिख देंगे, जितने उपन्यास प्रेमचंद लिखे हैं। अब समुच्चय के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सभी उपन्यास का नाम लिखें। हम 2 उपन्यास, 4 उपन्यास, 10 उपन्यास, जितना उपन्यास का नाम जानते हैं सब लिख सकते हैं। हम बोलें कि साल में जितने महीने हैं उसका एक समुच्चय बनाइए, तो आप साल में जितने महीने हैं उसका नाम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल है, फलों के समुच्चय जो है इसको हम y लिखे हैं, शॉर्ट में y लिखे हैं। ये y क्या बताता है कि ये एक समुच्चय है। ये समुच्चय को मंझला कोष्ठ में रख दिए हैं और 3 नाम लिखे हैं। तो ये 3 नाम स्पेशली नाम है। क्वेश्चन इस तरह से है कि वर्ष में
जितने महीने होते हैं उस महीनों में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का समुच्चय लिखिए। जे अक्षर से, इसमें क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है, क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं लेकिन हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि आपसे कहा जाएगा कि आप समुच्चय बनाइए। वो समुच्चय में शर्त ये है कि वो वर्ष के महीना का नाम होना चाहिए और वो महीना जे से स्टार्ट होना चाहिए। तो वो जे से स्टार्ट होने वाले महीनों का नाम लिख देंगे। जैसे जनवरी फुल नहीं लिखें, क्यों, प्रथम माने स्टार्टिंग 3 लेटर लिखें, और जून ई होता है लास्ट में, लेकिन प्रथम 3 अक्षर ही लिखा गया है, और यह है जुलाई, इस टोटल लिख दिया है। तो ये एक सेट हुआ, एक समुच्चय हुआ। समुच्चय आपको जो बोला जाएगा उसका नाम लिख दीजिए, और हम ये बोल रहे हैं कि वर्ष में जितने महीने होते हैं उन सभी महीनों में जे से स्टार्ट होने वाले महीनों का एक समुच्चय बताइए। तो ये हो गया जे से स्टार्ट होने वाले महीनों का समुच्चय। ये बात वाई के जगह पर लिखा जाएगा, लेकिन हम लिखे नहीं हैं। ये वाई के जगह पर क्या लिखा जाएगा कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का नाम। तो ये समुच्चय को, ये इतनी बात को, जो फलों का समुच्चय है, ये फलों का समुच्चय आप न लिख के इसको मिटा के यहाँ पर ऐसे एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये कहलाता है समुच्चय। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ये एक समुच्चय है। अब कहिएगा कि ये 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? कुछ भी हो सकता है। अभी हम इसको अंक समझ रहे हैं, 1 से 6 तक अंक है। ये 1 से 6 तक अंकों का समुच्चय है। अब आप मान लीजिए कि किसी स्कूल है, कोई स्कूल, और स्कूल में 6 लड़के हैं, 6 लड़कों का रोल नंबर है। हम यहाँ पर थोड़ा आसानी ये होगा, हाँ, ये किसी कोई 6 लड़कों का ये समुच्चय। हम बोले कि आपके परिवार में कितने आदमी रहते हैं, तो आप बोले कि 6, तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का समुच्चय लिखिए। तो आप 1 के जगह पर पहला परिवार के सदस्य का नाम लिखेंगे, दूसरे सदस्य का नाम लिखेंगे, तीसरे सदस्य का नाम, चौथे, पांचवें और 6वें सदस्य का नाम लिख देंगे। मैं ये नाम नहीं लिखा हूँ, 1 2 3 मैंने उनका रोल नंबर से डिनोट कर दिया हूँ कि पहले आदमी जो पहले सदस्य हैं घर के, रोल नंबर 1 है, दूसरे सदस्य का रोल नंबर 2 है। इस तरह से 6 आदमी का ये समुच्चय हुआ। तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे? तो ए के जगह पर लिखेंगे कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों का समुच्चय। तो आप इस बात को हिंदी में ना लिख के ABC, यानी ABCD के कैपिटल लेटर से दर्शा दिया जाता है। ABCD के कैपिटल लेटर से ही समुच्चय को दर्शाया जाता है। यहाँ पे A लिखिए, B लिखिए, C लिखिए, यानी A से Z तक कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं, वो भी कैपिटल। इसी तरह से यहाँ पर एक दूसरे परिवार, दूसरे माने कोई भी ये समुच्चय, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 आदमी हैं, 7 आदमी हैं, 7 जानवर है, 7 पक्षी है, 7 कोई भी सामान है, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे 7 जानवरों का समुच्चय लिख सकते हैं, 7 फलों का समुच्चय लिख सकते हैं, 7 पक्षियों का समुच्चय लिख सकते हैं, 7 देशों का समुच्चय लिख सकते हैं, 7 राज्यों का समुच्चय लिख सकते हैं। कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अंक से दर्शा दिए हैं कि आसानी बढ़ेगा। अब आपको हम इसके बारे में बताएंगे, यू के बारे में। आइए, इसके जस्ट नीचे एक है, ये भी उल्टा यू है। ये दोनों के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे यू, इस यू को पढ़ते हैं यूनियन इंग्लिश में, और हिंदी में पढ़ते हैं सर्वमिलन। सर्वमिलन को अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। इसको इस तरह से संकेत दिया जाता है, यू लिख दिया जाता है। यू संकेत है। आपको यूनियन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सर्वमिलन लिखने का पूरा जरूरी, ये संकेत है। जैसे हमको हाइड्रोजन लिखना है, बस हम H लिख दिए, तो इसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का संकेत है। हीलियम का संकेत हीलियम, H लिख देने से हीलियम का संकेत हो जाता है। संकेत बनाया गया है।
तो उसी तरह से ये भी एक संकेत है। संकेत आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, Na लिख दिए तो सोडियम हो गया, तो ये संकेत है, संकेतिक भाषा है। अगर आपसे बोला जाए कि थीटा लिखिए तो थीटा ये पूरा इतना लिखना पड़ता है, थीटा। थीटा का ये संकेत है, आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते, ये संकेत है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये संकेत है, किस चीज़ का संकेत है? यूनियन का संकेत है। यूनियन को हिंदी में सर्वमिलन कहते हैं। सर्वमिलन क्या है? और हम उसको इसके बाद बताएंगे आपको। उल्टा यू, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वमिश्र। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्वमिलन क्या है। सर्वमिलन का मतलब है मिलाना। अब जैसे देखिए, मान लिया जाए कि एक टीम है, ये टीम जो है, इस टीम में 6 खिलाड़ी हैं, 6 बच्चे। क्रिकेट नहीं मानिए, क्योंकि क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, हम कबड्डी के टीम मान ले रहे हैं कि एक कबड्डी का टीम है जिसमें 6 खिलाड़ी हैं, और एक दूसरा ये टीम है जिसमें 7 खिलाड़ी हैं। तो ये पहला टीम है, ये दूसरा टीम है। ये दोनों टीम मैच होता है तो ये टीम किसी भी टीम के साथ मैच खेलने जाती है, ये भी टीम किसी दूसरे टीम के साथ मैच खेलने जाती है। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक ही गांव का 2 टीम है। सर्वमिलन क्या होगा कि पहले टीम के जितने खिलाड़ी हैं और दूसरे टीम के जितने खिलाड़ी हैं सबको एक में मिला दिया जाए। सर्वमिलन का मतलब है मिलाना। तो ये हम मिलाएंगे आज, इस टीम के खिलाड़ी को इस टीम के खिलाड़ी के, दोनों टीम के खिलाड़ी को मिला देंगे। अगर आप टीम के खिलाड़ी को नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि कोई एक कमेटी है, कोई एक संगठन है ये, और कोई एक संघ है। संघ, संगठन, कमेटी, समिति, कुछ भी कह लीजिए इसको। कमेटी में 6 आदमी है, एक दूसरा कमेटी है, इस कमेटी में 7 आदमी है। 2 कमेटी है किसी गांव में, दोनों कमेटी, कुछ अब कमेटी कैसा कमेटी है, तो मान लीजिए कि सरस्वती पूजा हर साल बच्चे उठाते हैं, तो सरस्वती पूजा उठाने वाले बच्चों का ये कमेटी है। गांव में 6 बच्चे हैं, मिलकर कमेटी बनाए हैं, कहीं पूजा में मूर्ति रखते हैं। एक दूसरा कमेटी है, इसमें 7 बच्चे हैं, दूसरे जगह मूर्ति रखते हैं। तो अब हमको करना क्या है कि सर्वमिलन का मतलब है कि दोनों कमेटी के बच्चों को बुलाकर एक में मिलाकर, सर्वमिलन का मतलब यही है। तो देखने वाली बात यह है कि एक बच्चा जो 4 इसमें है, वही बच्चा इसमें भी है। यानी कि जो ये 4 बच्चा है, इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, सबका एक नाम दे दीजिए, इसमें सबका एक नाम दीजिए। तो ये 4 बच्चा मिलेगा 4, ये बच्चा पहला कमेटी में भी है, ये बच्चा दूसरा कमेटी में भी है। यानी कि 4 मीटिंग हो रहा है, बैठक हो रही है, तो ये 6 बच्चे जो हैं, ये 4 पहुंचेगा जो मीटिंग होगा। तो और जब बी कमेटी का मीटिंग होगा उसमें भी 4 पहुंचेगा, क्योंकि 4 दोनों कमेटी में है। उसी प्रकार 5 सेम बच्चा है, वही बच्चा कहिए, आदमी कहिए, ये जो 5 है इसमें भी है, इस कमेटी में भी है, और ये 5 इस कमेटी में भी है, और 6 देख लीजिए, 6 इस कमेटी में भी है और इस कमेटी में भी है। तो जब सर्वमिलन किया जाएगा, सर्वमिलन का मतलब यूनियन कराया जाएगा, ए और बी का यूनियन कराया जाएगा, यानी सर्वमिलन यानी सबको मिलाया जाएगा, ए को बी को मिलाया जाएगा, तो मिल के इस तरह से 10 बच्चे हो जाएंगे। क्यों कि 6 बच्चे और 7 बच्चे 11 बच्चे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कि जब 6 बच्चे हैं, ये 7 बच्चे हैं, तो जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो 4 जो है दोनों में है, 5 दोनों में है, 6 दोनों में है। ये दोनों आदमी कमेटी ए और कमेटी बी को, दोनों कमेटी को एक साथ बुला के कहीं बैठाइएगा तो 6 और 7 13 आदमी नहीं होंगे, मात्र 10 आदमी ही होंगे, क्योंकि 4 दोनों में है। तो 4 कम, ये देखिए ये यूनियन है, ये सर्वमिलन कर दिए। तो सर्वमिलन, ये टोटल आदमी आ गया, तो टोटल आदमी आ गया तो 4 आएगा, एक जगह केवल रहेगा, क्योंकि 4 जो व्यक्ति है वो दोनों में रहता है। इसलिए जब इसमें आएगा
तो क्या होगा, एक जगह होगा। अब आप समझ लीजिए, ऐसे हम सर्वमिलन करा दिए, यानी दोनों को एक में मिला दिए तो ये इतना मिला। अगर आप मिठाई बांटना होगा तो 6 मिठाई इसको बांटिएगा, इस टीम में मिठाई बांटना होगा तो 7 मिठाई इसमें बांटिएगा, और दोनों टीम को एक साथ बुला लीजिएगा, एक ही साथ मिठाई बांटिएगा, तो आपको केवल 10 मिठाई बांटना पड़ेगा, क्योंकि इस टीम में एक मिठाई 4 को मिलेगा, दोबारा इसको इस टीम में एक मिठाई फिर इसको मिल जाएगा, यानी 4 2 बार मिल जाएगा। और दोनों का अलग अलग बैठक होगा तब, लेकिन जब दोनों को एक में मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 बच्चे। तो इसी को कहते हैं यूनियन। एक बात और समझ लिया जाए जल्दी से, जो सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ को इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब अभी हमको सर्वनिष्ठ इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं, तो सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन का ये संकेत है, यू के उल्टा होता है। सर्वनिष्ठ क्या है, इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन ये है, ये दो टीम है, दोनों टीम में उपस्थित सेम बच्चा, ये चार दोनों टीम में वही सेम लड़का है, दोनों टीम में एक ही लड़का है। ये 5 दोनों टीम में, 6 दोनों टीम में, यानी इस टीम में 3 लड़के हैं, 4 5 6, वही लड़के दूसरे कमेटी में भी हैं 4 5 6। तो ये दोनों कमेटी में सेम बच्चा जो इस कमेटी में भी रहता है, इस कमेटी में भी है, दोनों कमेटी के साथ है, चाहे दोनों टीम के साथ है। ये कबड्डी का टीम है, ये 3 बच्चे कमेटी टीम ए में भी खेलते हैं, और यही सेम 3 बच्चे टीम बी में भी खेलते हैं। यानी कि कबड्डी का 2 टीम है, दोनों टीम में 4 5 6 जो बच्चा है, इस टीम में भी खेलता है और इस टीम में भी खेलता है। तो ये जो बच्चे हैं इसी को कहते हैं सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो बच्चा इसमें है वही बच्चा इसमें है, तो ये दोनों बच्चे क्या हुए, सर्वनिष्ठ हुए। तो उसको ऐसे इंटरसेक्शन से हम लोग सूचित करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 4 5 6 ये जो बच्चा है दोनों टीम के साथ है, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। अब यूनियन और इंटरसेक्शन हम लोग समझ लिए, यानी सर्वमिलन का मैंने सबको मिला देंगे तो ये यूनियन हो गया, और जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो खिलाड़ी दोनों टीम में है उसी को कहते हैं सर्वमिलन यानी इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए में और बी में दोनों टीम में खेलने वाले बच्चे 4 5 6 है। ए यूनियन बी, यानी सब ए और बी के टोटल, ए बी और बी दोनों टीम के टोटल बच्चों को मिला देंगे तो 10 बच्चे आएंगे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी विद्यालय के कक्षा 9 में 10 छात्र हैं। वैसे ये किसी किताब का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस टाइप पर किताब में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप 1.6 में जाकर देखिएगा। हम अपने मन से ही क्वेश्चन लिखे हैं। अब आप कहिएगा कि 10 छात्र है, बहुत अधिक छात्र होगा। कक्षा 9 में मान लीजिए कि 50 छात्र हो, 60 हो, 40 हो, 55 हो, स्कूल पर डिपेंड करता है, लेकिन हम छोटा एग्जाम्पल लिए, बच्चा को कम लिए, क्लास कोई भी हो सकता है। तो हम अपने से क्वेश्चन लिखे हैं और आप इस आधार पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप देखिएगा। किसी विद्यालय के कक्षा 9 में 10 छात्र हैं, 10 स्टूडेंट, जिसमें 6 छात्र हिंदी बोलते हैं, यानी कि 10 छात्र में क्लास 9 है ये, इससे कुछ मतलब नहीं है, कोई भी क्लास का विद्यार्थी हो, विद्यार्थी 10 है। अब इस 10 विद्यार्थी में 6 छात्र हिंदी बोलते हैं, यानी कि 6 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, क्लास में आकर हिंदी बोलते हैं 10 में। अब 5 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन है गलत है, कि बच्चा 10 है और 6 को अगर अंग्रेजी बोलता है, 6 बच्चे हिंदी अगर बोलते हैं तो 5 बच्चे अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? बच्चे 4 होना चाहिए, लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन गलत नहीं है। 5 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। अब आगे दिया है 3 छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। ऐसा आपको लगेगा कि अब तो गलती था, बहुत ज़्यादा गलती हो गया,
तीन और बच्चा कहाँ से आ गया? 3 छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तब बताएं कि कितने छात्र ऐसे हैं जो न तो अंग्रेजी बोलते हैं और न ही हिंदी। यानी कि आपको लगेगा कि 10 छात्रों में 6 छात्र हिंदी, 5 छात्र अंग्रेजी, तो बहुत ज़्यादा हो गया। और 3 छात्र भी और हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले, और ज़्यादा हो गया। और फिर पूछ रहा कि कितने छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं बोलते हैं। तो एक इसको हम लोग इस तरह से समझ लिया जाए कि 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी हैं तो इसमें 6 हिंदी बोलते हैं और 5 अंग्रेजी बोलते हैं। इसको फिगर से हम समझ रहे हैं। ये एक फिगर है, इसमें हम हिंदी के बच्चा को रखेंगे, हिंदी बोलने वाले बच्चे, इसमें रहेंगे अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे। आप जमीन पर बना दीजिए इस तरह का गोला। स्कूल में जो भी स्कूल है, स्कूल के ज़मीन पर ऐसे बना दीजिए। और इसमें क्या करना है कि हमको हिंदी बोलने वाले बच्चे को खड़ा करना है, इसमें अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे को खड़ा करना है। यानी हिंदी बोलने वाले बच्चे 6 हैं तो इसमें 6 खड़ा करना है बच्चे को। हिंदी बोलने वाला बोला है, 6 बच्चे हिंदी बोलते हैं और 5 बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, तो 5 बच्चों को इसमें खड़ा करना है। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये दोनों का है, हिंदी का भी है और अंग्रेजी का भी है। तो इसको ऐसे नहीं बनाया जाए। इसमें क्या किया जाए कि 3 बच्चे को रखना है। 3 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो 3 छात्र हम यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं। ये 3 छात्र जो हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। 3 छात्र हिंदी वाले एरिया में हैं और 3 छात्र अंग्रेजी वाले एरिया में। दोनों एरिया में ये 3 छात्र हैं। ये 3 छात्र ऐसे जगह पर हैं, हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं, यानी दोनों एरिया में ये हैं। 3 विद्यार्थी हिंदी वाले एरिया में और अंग्रेजी वाले एरिया में हैं। अब हमको है 6 छात्र, 3 विद्यार्थी। इस 3 विद्यार्थी की बात करते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो ये 3 विद्यार्थी ऐसे जगह पर हैं, इंग्लिश वाले एरिया में भी हैं, हिंदी वाले एरिया में। यानी ये 3 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। अब है 6 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, 6 छात्र हिंदी बोलते हैं। तो 6 छात्र इसमें हैं, देख लीजिए, 3 छात्र, 3 छात्र। तो ये 6 छात्र जो हैं, 6 स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं और यहाँ 5 स्टूडेंट हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, 3 यहाँ 2 यहाँ। अब देखिए, इन तीनों छात्र की बात किया जाए तो ये तीनों छात्र केवल हिंदी जानते हैं या इंग्लिश नहीं जानते हैं। इस दोनों छात्र की बात करिएगा तो ये केवल अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते। और ये 3 विद्यार्थी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानते हैं। तो टोटल कितने विद्यार्थी हुए? तो टोटल विद्यार्थी 8 हुए। कितने विद्यार्थी हुए? टोटल 8 विद्यार्थी हुए। 3 3 6 और 2 8, टोटल विद्यार्थी 8 हुए। अब क्वेश्चन के हिसाब से देख लिया जाए कि किसी विद्यालय कक्षा के कक्षा में 9 में 10 छात्र हैं, तो 10 छात्र हैं, टोटल विद्यार्थी 10 है। यहाँ पर देखने पर 10 नहीं लग रहा है, यहाँ 8 लग रहा है। आगे देखा जाए, जिसमें 6 छात्र हिंदी बोलते हैं, 6 हिंदी बोलते हैं, 5 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं, तो 5 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। 3 छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, 3 छात्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तब बताएं कि कितने छात्र ऐसे हैं जो न तो अंग्रेजी और न ही हिंदी बोलते हैं। तो आपको लगेगा कि टोटल 10 हैं और यहाँ पर 8 हैं, यानी कि 2 विद्यार्थी ऐसे हैं, 8 हैं, तो 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस एरिया में नहीं है, हिंदी नहीं जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, वो कोई दूसरा भाषा जानते हैं। तो 2 छात्र यानी कि 10 छात्र टोटल है। 8 छात्र की जानकारी है, कैसे? 6 छात्र के बारे में जानकारी है, हिंदी बोलते हैं। 5 छात्र ये है, अंग्रेजी जानते हैं। 3 छात्र हिंदी अंग्रेजी दोनों जानते हैं। तो इस तरह से टोटल कितने छात्र हुए? 8 छात्र। बच्चे कितने हैं? 2 छात्र। तो 2 छात्र न तो हिंदी जानते हैं ना अंग्रेजी जानते हैं, तो वो कोई दूसरा भाषा जानते होंगे। हो सकता है कि दोनों विद्यार्थी बंगाली जानते होंगे,
मराठी जानते होंगे, मलयालम जानते होंगे, तो 2 विद्यार्थी इसके बाहर है। तो ये इस तरह के ज़मीन पर आप एक खींच दीजिए, नक्शा रख दीजिए, गोल बना दीजिए और आप विद्यार्थी को ला के खड़ा कर दीजिए। 3 विद्यार्थी को इसमें ला के खड़ा कर दीजिए जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। 3 विद्यार्थी इसमें खड़ा कर दीजिए जो केवल हिंदी बोलते हैं, यानी टोटल हिंदी बोलने वाले 6 हो जाएंगे। और 2 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलने वाले इसमें खड़ा कर दीजिए। तो ये केवल अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी, हिंदी नहीं जानते हैं, टोटल अंग्रेजी बोलने वाले 5 हो जाएंगे। 2 विद्यार्थी और बचेंगे जो यहाँ पर आप खड़ा कर सकते हैं। कहाँ पे? एक विद्यार्थी हम यहाँ पर खड़ा कर दिए, एक विद्यार्थी यहाँ, ये विद्यार्थी हैं दोनों। ये विद्यार्थी इस एरिया में नहीं आएंगे, ये एरिया हिंदी वाला है, ये एरिया अंग्रेजी वाला है, ये दोनों बोलने वाला एरिया है। इसके बाहर आप खड़ा कर सकते हैं कहीं भी। तो इसका आंसर होगा, इतना लंबा सारा क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कहाँ है? कितने छात्र ऐसे हैं जो ना तो अंग्रेजी बोलते हैं और ना ही हिंदी? तो उसका जवाब होगा 2। ये इसको वेन आरेख करते हैं, वेन आरेख। वेन आरेख के माध्यम से आप इतना बड़ा क्वेश्चन को आप इस तरह से बना के समझ लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए बनता कैसे है। ये क्वेश्चन बनाने के लिए हम आपको बोर्ड पर बता दे रहे हैं। कई लोग वेन आरेख तो बना दिए, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे बना के दिखाएंगे? मैंने एग्जाम में ये पूछ दिया क्वेश्चन, इसको बना के कैसे दिखाएंगे? तो केवल वेन आरेख बना देने से 2 बच्चा आंसर इसका हो गया तो हम लिख देंगे कि ना तो हिंदी और ना अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे 2 हैं। ऐसे नहीं होगा। तो आपको हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। देखिए, हिंदी बोलने वाला को, हिंदी को हम ए मान ले रहे हैं, लिखने में आसानी पड़ेगी, यानी आपको बार बार हिंदी नहीं बोलना। हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी को हम ए मान लिए हैं, यानी ए लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा कि हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी हैं। जैसे हिंदी बोलने वाले यहाँ विद्यार्थी ए है तो इसको हम ए मान ले रहे हैं हिंदी को। ये जो गोला है ये हिंदी बोलने वाला है, इस गोला को हम ए मान ले रहे हैं। और ये गोला अंग्रेजी बोलने वाला है एरिया, इसको हम बी मान ले रहे हैं। तो और अंग्रेजी बोलने वाले को हम क्या मान ले रहे हैं? बी मान ले रहे हैं। आप ए बी लिख दीजिए, रोल नंबर के हिसाब से हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये पहले भी हम एक बार लिख चुके हैं। 3 विद्यार्थी हो गया, फिर उसमें ये 3 विद्यार्थी, फिर 4 5 6 7 8। देखिए, ये यू जो है, हम आपको कुछ इसी वीडियो में आपको यू के बारे में बताए हैं। यू से यूनियन होता है, यू से यूनियन भी होता है, यू से एक और होता है, इसको कहते हैं सर्वनिष्ठ, यूनिवर्सल सेट इसको कहते हैं। ये जो सेट है यू से सूचित किए हैं, इसको यू से यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के मतलब स्कूल में जितने विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों का रोल नंबर हम लिख दिया है, 1 से लेकर 10 तक। ये 10 विद्यार्थी हैं, उनका रोल नंबर लिख दिया है। अब ए में लिखे हिंदी बोलने वाले, बी में लिखे अंग्रेजी बोलने वाले। ये जो 4 5 6 विद्यार्थी हैं ये दोनों में है, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले दोनों हैं। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के विद्यार्थी को मिला दिए जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों को मिला देंगे तो 4 5 6 दोनों में है, 4 5 6 एक जगह लिखाएगा, यूनियन हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों में कॉमन है 4 5 6। अब हम बता रहे हैं आपको कि ए में कितने विद्यार्थी हैं, 6। बी में कितने विद्यार्थी हैं, 5। ए इंटरसेक्शन बी में कितने विद्यार्थी हैं, 3। ये सूचना मेरे पास है। ये तीनों के बारे में पहले समझ लें। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है
कि 10 छात्र हैं जिसमें 6 छात्र हिंदी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 6 छात्र के बारे में। ए से मतलब होता है हिंदी, ए से हिंदी, हिंदी ए से, तो ए से जब हिंदी है तो 6 लिखे हैं। तो अब न इसको देखिए पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए पढ़ते हैं, यानी नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए का हिंदी हो गया ए की संख्या। नंबर ऑफ ए इसका हिंदी हुआ ए की संख्या, नंबर माने संख्या होता है, तो नंबर ऑफ ए का मतलब हुआ ए की संख्या। तो ए की संख्या, ए की संख्या 6, 6 क्वेश्चन में दिया है कि 6 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए बराबर 6 हिंदी बोलने वाले 6 हैं। नंबर ऑफ बी यानी बी की संख्या, बी मतलब अंग्रेजी, अंग्रेजी की संख्या 5, 5 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ बी बराबर 5 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों बोलने वाले, दोनों बोलने वाले विद्यार्थी, दोनों भाषा जानने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 3। और टोटल बच्चे कितने हैं? तो टोटल बच्चे हैं 10। तो आपको बताना है कि कितने बच्चे हैं जो हिंदी न तो हिंदी या ना अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र है, सूत्र क्या है? ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप क्या करिए कि ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो इस सूत्र पर रखें, नंबर ऑफ ए का मान 6, नंबर ऑफ बी का मान 5 और नंबर ऑफ बी का मान 3 है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मान हो गया कितना? 8। तो 8 हो गया। टोटल विद्यार्थी की संख्या क्या हो गया? 8 हो गया। टोटल विद्यार्थी 10 है, तो 10 विद्यार्थी टोटल है। और ये टोटल हमको हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी 8 मिले, तो टोटल 10 है। तो 10 में से 8 घटा देंगे तो आपका 2 विद्यार्थी आएगा। यही विद्यार्थी न तो हिंदी बोलते हैं और ना ही अंग्रेजी। अब आप देखिए कि ये सूत्र कहाँ से आया। इस सूत्र के बारे में सोचिए कि सूत्र कैसे बनता है। तो ये सूत्र है यूनियन निकालने का, यानी दोनों ए और बी को मिला देंगे तो कितने बच्चे होंगे। तो उस फिगर में देख लीजिए कि टोटल विद्यार्थी 8 है, तो 8 कैसे आएगा? तो 8 आने का एकदम सिंपल तरीका ये है कि आप ए के विद्यार्थी बी विद्यार्थी जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो 5 और 6 11 हो जाएगा। और इंटरसेक्शन वाला अगर घटा देंगे तो टोटल विद्यार्थी 8 आ जाएगा। तो हम पहले क्या किए कि 6 और 5 को जोड़े, ए वाला बी वाला दोनों को जोड़ दिए। तो ए वाला और बी वाला जोड़िएगा तो इसमें 3 बार जोड़ा जाएगा, दोनों में जोड़ा जाएगा। ये जो 3 बच्चे ए में भी हैं, ये 3 बच्चे बी में भी हैं, तो ये 2 बार जोड़ा जा रहा है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो जब हम जोड़ रहे हैं तो 3 2 बार, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में 3 3 है, इसलिए 3 को घटाया जा रहा है। तो घटा रहे हैं तो टोटल 8 आ रहा है। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसीलिए 3 को घटाया जा रहा है। तो पहले घटाया जा रहा है और घटाने के बाद जो अंक आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो हम क्या किए कि पहले सोचे कि क्या करें कि टोटल विद्यार्थी प्राप्त हो जाए। तो हम जोड़ रहे हैं, तो 3 2 बार जोड़ा था, इसलिए एक बार घटा दे रहे हैं। तो ये घटा दे रहे हैं। इस तरह से सोचने के बाद हम एक सूत्र का निर्माण किए हैं, जो ये सूत्र है। सूत्र इस तरह बच्चों, ये जो सूत्र है, जिसने इस सूत्र का निर्माण किया है वो पहले यही सोचा है कि ये जब जोड़ रहे हैं तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 3 2 बार जोड़ा जा रहा है। तो एक बार 3 घटा दे रहे हैं, तो 3 एक बार घटा देंगे तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो 3 अगर दोनों में से घटा दीजिए तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 3 5 हो जाएगा। और दोनों में 3 है, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो एक बार 3 घटा दिए हैं। तो ये सोचने के बाद ये सूत्र का निर्माण कर दिया गया। ये 6 क्या है? तो नंबर ऑफ ए है, 5 क्या नंबर ऑफ बी है, 3 क्या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। इस तरह से हमारा 8 आ गया। अब आप कहते हैं कि टोटल विद्यार्थी 8 है, तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानते हैं? तो 10 में से आप घटा दीजिए 8, तो आ जाएगा कि न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो हो जाएगा
तो इसके लिए देखिए एक इस तरह से हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ पर हम डैश मार देते हैं। डैश का मतलब नहीं, तो नहीं का मतलब ये हुआ कि टोटल विद्यार्थी में से हम घटा लेंगे, यानी कि 10 में से 8 घटा देंगे तो टोटल 2 विद्यार्थी बचेंगे। ये 2 विद्यार्थी नहीं है, यानी नहीं का मतलब, डैश का मतलब नहीं होता है। तो ये 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो ये लॉन्ग विधि है और ये शॉर्ट विधि है। दोनों विधि आप देख लिए हैं। परीक्षा में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से हल कर लेंगे, लेकिन हल करेंगे गलती बना है सही बना है, इसके जानने के लिए सबसे आसान तरीका ये है। इस आसान तरीका से आप बिना बनाए क्वेश्चन को आप आसानी से बता सकते हैं। तो बच्चों बस इतना ही आज के वीडियो में, और हम आप कहेंगे कि आप क्लास में आइए और ये सब यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन आरेख पर डिटेल चर्चा होगी। 15 जुलाई से 10 बजे नया क्लास, फ्रेश क्लास शुरू हो रहा है 11th क्लास का। सुबह में 10 बजे आप आइए। थैंक यू।